तो अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक का नाम है लिंकेज। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसको बोला जाएगा लिंकेज। तो लिंकेज के बारे में जब बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझना पड़ेगा जीन्स और क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो जब भी बात होती है कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स कैसे प्रेजेंट है या कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जिस जगह पे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम पे उस जगह को बुलाता है लोकाई या फिर उसे अपन बोल सकते हैं लोकस। अब होता क्या है, तो जब भी बात करते हैं लिंकेज के लिए तो इसके लिए अपने को पहले कुछ कंडीशन समझनी पड़ेगी और फिर अपन बात करेंगे लिंकेज की। तो जैसे मान लो ये एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का एक होमोलॉगस पेयर है और इस क्रोमोसोम पे मान लो इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है बी जीन। तो ये अपन पढ़ रहे फर्स्ट कंडीशन कि यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम का एक होमोलॉगस पेयर है और इस एक क्रोमोसोम पे ए जीन प्रेजेंट है और बी जीन प्रेजेंट है। अगर मैं दोनों जीन्स की डिस्टेंस की बात करूं तो ए जीन और दो बी जीन जो है, ए जीन और बी जीन इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनके चांसेस ऑफ सेपरेशन की, तो इनके चांसेस ऑफ सेपरेशन कब है कि जब ये वाला क्रोमोसोम इसको इस तरफ से क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर करेगा। जब ये वाला क्रोमोसोम ये ऐसा क्रॉसिंग ओवर करेगा तब जाके क्या होगा, तो ये बी जीन सेपरेट हो जाएगा ए जीन से। तो यहाँ पे ए जीन और बी जीन की अगर सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे चांसेस ऑफ सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ए जीन और बी जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जब ये वाला क्रोमोसोम इसको इस जगह से क्या करेगा, सेपरेट करेगा या फिर क्रॉसिंग ओवर करेगा, तो ये इजीली बी जीन यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। अब अगर अपन सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें तो सेकंड कंडीशन ऐसी है कि मान लो ये क्रोमोसोम है और ये है ए जीन और ये है बी जीन। अब अगर इस कंडीशन में मैं बात करूं तो इस कंडीशन में ए जीन और बी जीन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा है, कम है। अब यहाँ पे अगर बात करें अपन दोनों के सेपरेशन की कि एक जीन और बी जीन कैसे सेपरेट होंगे, तो चांसेस ऑफ सेपरेशन कब यहाँ पे माने जाएंगे, जब यहाँ पे सेपरेशन या क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कहाँ से हो, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ से हो। अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ से होती है तब अपन कहेंगे कि ए जीन और बी जीन क्या हो पाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये हो गया अपना सेकंड कंडीशन। अब अगर थर्ड कंडीशन के बारे में बात करूं तो थर्ड कंडीशन क्या होगा कि मान लो ये क्रोमोसोम है और ये प्रेजेंट है ए जीन और ये प्रेजेंट है बी जीन। अब अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे वो जो दो जीन्स है, इन दोनों जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये और भी कम हो गया है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है कैसा हो गया है, और भी कम हो गया है। और भी कम होने के कारण चांसेस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे और बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए या फिर और कम हो गए, अपन इसलिए बोल सकते हैं चांसेस ऑफ सेपरेशन कम हो गए क्योंकि अब अगर सेपरेशन की प्रोसेस यहाँ से होती है तभी जाके ए और बी जीन क्या हो पाएंगे, सेपरेट हो पाएंगे। तो ये देखिए अपन ने फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे चांसेस ऑफ सेपरेशन ज्यादा थे। क्यों चांसेस ऑफ सेपरेशन ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे ए जीन और बी जीन में दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। सेकंड कंडीशन देखिए अपन ने, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, तो ए जीन और बी जीन में जो डिस्टेंस था ये थोड़ा कम हो गया। कम होने के कारण चांसेस ऑफ सेपरेशन थे पर यहाँ पे चांसेस ऑफ सेपरेशन कम हो गए। और लास्ट कंडीशन अगर थर्ड कंडीशन की बात करूं मैं, तो थर्ड कंडीशन में अपन ने देखा ए और बी जीन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है या डिस्टेंस है। और अगर इस कंडीशन में अगर अपन बोलते हैं चांसेस ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ सेपरेशन बहुत कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इस जगह से होना चाहिए। अगर क्रॉसिंग ओवर इस जगह से होंगी तभी जाके यहाँ पे चांसेस ऑफ सेपरेशन होंगे। ये तो हो गए अपनी तीन कंडीशन। अब अपन बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन मान लो अगर ऐसी कि एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहाँ पे है ए जीन और इसी पे यहीं पे ही प्रेजेंट है बी जीन। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ए जीन और बी जीन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन दोनों जीन्स की, तो दोनों जीन्स कैसे जीन्स है, यहाँ पे ये जो दो जीन्स है इन जीन्स को बोल सकते हैं अपन कि ये कैसे जीन्स है, ये लिंक्ड जीन्स है। क्यों इनको लिंक जीन्स बोलेंगे, क्योंकि ए जीन और बी जीन आपस में बहुत एकदम पास में प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं ए जीन और बी जीन की सेपरेशन की, तो यहाँ पे ये जो जीन्स है जिनको अपन लिंक जीन्स बोल रहे हैं, ये जीन्स सेपरेट नहीं हो पाएंगे। क्यों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो क्योंकि इन लोगों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है या फिर निग्लिजिबल है। और निग्लिजिबल डिस्टेंस होने के कारण इन दोनों जीन्स के बीच में, ये दोनों जीन्स को अपन ने बोला है लिंक जीन्स, और ये दोनों जीन्स अब क्या होंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर लिंकेज के बारे में अपन बात करें तो लिंकेज को अपन एक ऐसी कंडीशन बता सकते हैं जहां पे दो ऐसे जीन्स प्रेजेंट होंगे जो कैसे जीन्स होंगे, लिंक जीन्स होंगे, जो आपस में एक साथ प्रेजेंट होंगे, जिनके चांसेस ऑफ सेपरेशन बहुत कम होंगे या फिर अपन बोलेंगे चांसेस ऑफ सेपरेशन जीरो होगा।
तो अब अगर अपन लिंकेज के बारे में बात करें तो लिंकेज दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कंप्लीट लिंकेज और एक हो सकता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो दोनों के बारे में अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अपन लिंकेज को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लिंकेज को अपन ने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक को बोला है कंप्लीट लिंकेज और एक को कहा है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब दोनों के बारे में अपन बात करें कि क्या होता है कंप्लीट लिंकेज और क्या होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, तो समझते हैं। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है एक ऐसा लिंकेज की प्रोसेस जहां पे लिंक जीन सेपरेट नहीं हो सकते। तो इसे अपन लिख सकते हैं लिंक जीन्स डू नॉट गेट सेपरेटेड। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? तो कंप्लीट लिंकेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे लिंक जीन सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों सेपरेट नहीं हो सकते? क्योंकि उन दोनों के बीच में इतना भी डिस्टेंस नहीं है कि वहां से क्या हो सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके। तो ये हो गया अपना कंप्लीट लिंकेज। अब इसके बाद अगर अपन बात करें इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में ऐसा होता है कि जो लिंक जीन्स होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। क्यों सेपरेट हो सकते हैं? क्योंकि उनके पास इतना तो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में जहां से क्या हो सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लिख सकते हैं अपन लिंक्ड जीन्स कैन गेट सेपरेटेड बिकॉज दे हैव enough distance between them so that crossing over can take place। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गए दो अपने को टर्म्स। एक हो गया है कंप्लीट लिंकेज और एक हो गया है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब ये लिंक जीन्स अब क्या होंगे, कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। क्यों सेपरेट नहीं होंगे? क्योंकि वो दोनों के बीच में एकदम इतना भी डिफरेंस नहीं है कि वहां से क्या हो सके, क्रॉसिंग ओवर हो सके। और इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे लिंक जीन्स क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। कैसे सेपरेट हो सकते हैं? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। और क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो क्या होगा, डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया तो वो दो जीन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर बात करें कंप्लीट लिंकेज की, तो कंप्लीट लिंकेज को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज में। तो अपन लिख सकते हैं इट वॉज रिपोर्टेड बाय मॉर्गन इन फ्रूट फ्लाइज तो मॉर्गन ने इसको रिपोर्ट किया था फ्रूट फ्लाइज में। अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसका एक एग्जांपल है ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। ये जो है ये क्या है, ये लिंक जीन्स है। ये जो है एक ऐसे जीन्स है, ये लिंक जीन्स है जो सेपरेट नहीं हो सकते। तो ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, ये देखो ग्रे बॉडी एक जीन हो गया जो ग्रे बॉडी को कोड करेगा, और नॉर्मल विंग्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक दूसरा जीन हो गया। तो ये दो जीन्स जो है कैसे जीन्स है, लिंक जीन्स है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जीन्स है हमेशा एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। उसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल अपन बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। ये जो है ये भी क्या है, ये भी लिंक्ड जीन्स है। तो अपन ने यहाँ पे लिंकेज के दो टाइप पढ़ लिए हैं, और वो दो टाइप क्या है, तो सबसे पहला टाइप है कंप्लीट लिंकेज और सेकंड टाइप है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लिंकेज ग्रुप। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज ग्रुप। क्या है लिंकेज ग्रुप? तो इसको समझते हैं अपन। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट। तो इसे अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, हैप्लॉइड सेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं। तो इसके अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस में अपने को पता है कि ह्यूमंस में n नंबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 23। देखो ह्यूमन जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो 2n लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 पेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। बट n लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो अपन क्या बोलेंगे कि ह्यूमंस में जो लिंकेज ग्रुप है, ह्यूमंस में जो लिंकेज ग्रुप है ये कितना है, ये है
23। ये हो गया ह्यूमन का। अब अगर अपन बात करें अगले एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में मेरे को मालूम है कि ड्रोसोफिला में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 4, क्योंकि इसमें 4 पेयर्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो n की अगर मैं बात करूं तो n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 4। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिंकेज ग्रुप की, तो इसमें जो लिंकेज ग्रुप होगा यहाँ पे अपन लिख देंगे कि लिंकेज ग्रुप जो होगा, लिंकेज ग्रुप जो होगा ये कितना होगा? ये लिंकेज ग्रुप होगा 4। तो यहाँ पे अपन ने एक अगला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसको बोला गया है लिंकेज ग्रुप। तो अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन मैपिंग। तो समझते हैं जीन मैपिंग मतलब क्या होता है। तो जैसे मेरे को पता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स रहते हैं, बट अगर मैंने कहा कि एक जीन है ए जीन और दूसरा जीन है बी जीन, और मैंने बोला कि वो दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इन डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे अपन टर्म यूज करेंगे उसको बोलेंगे जीन मैपिंग। कि अगर एक जीन मेरे को दिया हुआ और दूसरा जीन दिया हुआ और सेम क्रोमोसोम है और दोनों के बीच का मेरे को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जीन मैपिंग का। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग, जनरली जीन मैपिंग में दो कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। एक होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और एक होता है मैप यूनिट। तो चलो अपन समझते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और मैप यूनिट के बारे में। सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने मान लो कि मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे दो जीन्स है, ए जीन है और बी जीन है, और मैंने लिख दिया कि मान लो बोथ जीन्स आर 10 मैप यूनिट्स अपार्ट। तो मैंने लिख दिया कि जीन ए एंड जीन बी आर 10 मैप यूनिट्स अपार्ट। इसका मतलब क्या? देखो, अगर अपने पास नॉर्मली एक लाइन खींची हुई है और उस लाइन को मेरे को फाइंड करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो मैं क्या करूंगा? उसको स्केल लेके सेंटीमीटर से फाइंड करूंगा। वो उसके लिए कन्वेंशनल मेथड हो जाएगा। उसी तरीके से जब अपने को जीन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको फाइंड किया जाता है मैप यूनिट्स में। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने लिखा है जीन ए एंड जीन बी आर 10 मैप यूनिट अपार्ट। इसका मतलब क्या कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे मान लो जीन ए यहाँ पे प्रेजेंट है और जीन बी यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो दो जीन्स है, इन दोनों जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये है 10 मैप यूनिट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर अपने को जीन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे जो अपन यूनिट कंसिडर करेंगे वो कौन सी यूनिट होंगी? मैप यूनिट। इसको अपन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में भी शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं? इसी कंडीशन को अपन इसमें लिख सकते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड जीन बी इज 10%। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैप यूनिट बोला तो यहाँ पे अपन लिखा है कि जीन ए और जीन बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मैप यूनिट। तो ये मेरा क्रोमोसोम है, ये जीन ए हो गया, ये जीन बी हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 10 मैप यूनिट। ये तो हो गया मैप यूनिट के थ्रू। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू अपने को बताना है तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड जीन बी इज 10%। तो इस तरीके से जीन मैपिंग की जाती है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे। देखते हैं वो एग्जांपल क्या है, उसके थ्रू अपन जीन मैपिंग करते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं अपन यहाँ पे। तो समझते हैं अपन एक एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि जीन ए एंड जीन बी आर 20 मैप यूनिट्स अपार्ट। मैंने क्या लिखा है? जीन ए एंड जीन बी आर 20 मैप यूनिट्स अपार्ट। ये है पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है एंड जीन ए एंड जीन सी आर 10 मैप यूनिट्स अपार्ट। इसमें अपन ने दो कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि जीन ए और जीन बी जो है वो 20 मैप यूनिट अपार्ट है, मतलब दोनों 20 मैप यूनिट दूर है, और जीन ए और जीन सी कितने मैप यूनिट दूर है? 10 मैप यूनिट दूर है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द लोकेशन ऑफ जीन ए बी एंड सी ऑन द क्रोमोसोम। अब ये दे दिया है अपने को क्वेश्चन, और अब अपने को निकालना है इसका आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे अपन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीन ए और जीन बी का डिस्टेंस कितना है? 20 मैप यूनिट, और जीन ए और जीन सी का डिस्टेंस कितना है? 10 मैप यूनिट्स।
तो अब इन लोगों ने बोला कि बताओ जीन ए, बी और सी का क्या लोकेशन है क्रोमोसोम पे। तो चलो अपन प्लॉट करना चालू करते हैं। सबसे पहले जीन ए, जैसे मान लो ये मेरा ए वाला पोजीशन है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, जैसे मान लो मैंने ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है, ये बीच का डिस्टेंस है 20 मैप यूनिट, ये हो गया। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, जैसे मान लो ए और सी के बीच का डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट। तो ये पहला कंडीशन बन सकता है। क्या बन सकती है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉसिबल आउटकम या फर्स्ट पॉसिबल कंडीशन क्या बन सकती है अपनी, ये बन सकती है सी ए बी। देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये जो जीन सी है वो ए या बी के बीच में है या ए के इस तरफ है या उस तरफ है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे पॉसिबली अपन बता सकते हैं कि लोकेशन क्या है। बस अपने को इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है कि जीन ए और जीन बी के बीच में 20 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, ये लिख दिया मैंने। और फिर अगला दिया है कि जीन ए और सी में कितना मैप यूनिट का डिस्टेंस है, 10 मैप यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो जीन ए और सी में 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है कि इनका लोकेशन कैसा हो क्रोमोसोम पे, पहले सी जीन हो, फिर ए जीन हो और बी जीन हो। ये हो गया पहला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये मान लो ए जीन हो गया और ये मान लो क्या हो गया, बी जीन हो गया। ये हो गया कितना, 20 मैप यूनिट डिस्टेंस। और ए से सी कितने दूर है, ये मान लो 10 मैप यूनिट है। तो ये एक ऐसा पॉसिबल आउटकम भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है। तो दो आंसर अपने को इसके मिलेंगे। एक हो सकता है सी ए बी, जिसमें क्या होगा, ए और बी 20 मैप यूनिट अपार्ट है और सी ए के पहले है 10 मैप यूनिट अपार्ट। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए और बी 20 मैप यूनिट अपार्ट तो है, बट ये जो सी जीन है ये ए और बी जीन के बीच में पाया गया। तो सेकंड कंडीशन अपनी बनेगी, सेकंड कंडीशन हो जाएंगी ए सी बी। तो इसमें अपने को दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती है जीन्स का। क्या क्या है, देखो क्वेश्चन था फाइंड द लोकेशन, अपने को ए बी सी का लोकेशन बताना। तो पहला लोकेशन अपने को मिलेगा सी ए बी या फिर अपने को लोकेशन मिलेगा ए सी बी। तो अब अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलो तो इसको समझते हैं अपन। देखो सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया था मेंडल ने। क्या बताया था मेंडल ने कि फैक्टर्स होते हैं जिसे आज अपन जीन्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। और वही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो कैरेक्टर मेरे को मिले हैं वो किससे मिले, पेरेंट से मिले। और किसके थ्रू मिले, फैक्टर्स के थ्रू मिले। ये बताया था मेंडल ने। और मेंडल ने लगभग अपना वर्क जो दिया था वो कब दिया था, 1865 में। मेंडल ने अपना वर्क दिया था 1865 में। फिर लगभग 1900 तक के मेंडल का वर्क कैसा था, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला था। 1900 में मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिला। फिर उसके बाद 1902 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सटन और बोवेरी। और ये जो सटन और बोवेरी थे, इन लोगों ने दिया एक नई थ्योरी जिसे बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर तो होते हैं पेरेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, बट किसके थ्रू होते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू होते हैं। तो मेंडल और सटन और बोवेरी की अगर अपन बात करें तो मेंडल ने जो बताया था इनहेरिटेंस के बारे में वो किसके थ्रू बताया था, वो फैक्टर्स या जीन्स के थ्रू बताया था। बट सटन और बोवेरी ने जो बताया वो किसके थ्रू बताया, ये बताया पर्टिकुलरली क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लिख सकते हैं कि 1865 में क्या हुआ था, अपन लिख सकते हैं मेंडल्स वर्क वॉज पब्लिश्ड। मेंडल का वर्क क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था। फिर इसके बाद 1900 में इसके वर्क को क्या मिला, रिकॉग्निशन मिला। तो अपन लिख सकते हैं रिकॉग्निशन, मेंडल्स वर्क गॉट रिकॉग्निशन, मेंडल्स वर्क गॉट रिकॉग्निशन। और फिर 1902 में दो साइंटिस्ट आए जिन लोगों ने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। और वो जो दो साइंटिस्ट थे वो थे सटन और बोवेरी। तो अपन लिख सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was given by Sutton and Boveri। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सटन और बोवेरी। इन लोगों ने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। देखो मेजर दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, मेंडल ने जो बताया था इनहेरिटेंस के बारे में वो किसके थ्रू बताया था, फैक्टर्स या जीन्स के थ्रू बताया था। बट
अब ये जो सटन और बोवरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इन लोगों ने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे बताया था इनहेरिटेंस के बारे में, बट किसके थ्रू बताया था, क्रोमोसोम्स के थ्रू बताया था। तो चलो अपन देखते हैं कि क्या डिफरेंस है मेंडल और इस सटन और बोवरी के वर्क में। तो अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे मेंडल और सटन और बोवरी के वर्क को। तो मैं इधर लेफ्ट में लिख देता हूं मेंडल्स वर्क, और यहाँ पे अपन लिखेंगे सटन एंड बोवरी। तो सबसे पहली चीज मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर होते हैं वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। और कैसे पेयर्स में रहते हैं, अलील्स के फॉर्म में पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट बताया था मेंडल ने। क्या बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं ये कैसे प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरीके से सटन और बोवरी ने भी बताया था कि क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर या जिनके पास वो फैक्टर्स या जीन्स प्रेजेंट है वो भी कैसे प्रेजेंट रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स which have these factors or genes are also present in pair। ये भी कैसे प्रेजेंट रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। और इसी पेयर को अपन बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। इसी पेयर को अपन क्या बोलते हैं, होमोलॉगस पेयर बोलते हैं। चलो तो ये दोनों पॉइंट की अगर अपन बात करें तो जो मेंडल ने बताया था वो भी सेम है, और जो सटन और बोवरी ने बताया वो भी सेम है। क्या बताया, मेंडल ने बोला कि फैक्टर्स या फिर जिसे अपन आज जीन्स बोलते हैं ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं और अलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। चलो ये चीज देख लिया अपन ने। उसी तरीके से सटन और बोवरी ने भी बताया कि क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर वो फैक्टर्स या जीन्स प्रेजेंट है ये भी कैसे प्रेजेंट रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। और कब कैसे प्रेजेंट रहते हैं, होमोलॉगस पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड चीज अगर अपन देखें तो सेकंड चीज ये बताया था मेंडल ने कि जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स कब सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन या फिर गमेट फॉर्मेशन के वक्त। गमेट फॉर पर्टिकुलरली सेल डिवीजन में भी कब बोलेंगे अपन, गमेट फॉर्मेशन। तो अपन लिख सकते हैं फैक्टर्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। तो गमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है, ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। एक गमेट में एक जीन आ जाता है और दूसरे गमेट में दूसरा जीन आ जाता है। उसी तरीके से सटन और बोवरी ने भी बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों कब सेपरेट होते हैं, गमेट फॉर्मेशन के वक्त। तो यहां पे भी अपन लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स ऑल्सो गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये भी सेपरेट होते हैं, और कब होते हैं, गमेट फॉर्मेशन के वक्त सेपरेट होते हैं। अब थर्ड चीज अगर अपन बात करें, थर्ड पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स जो प्रेजेंट रहते हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली assort themselves। इसका मतलब क्या कि जैसे मान लो अपन लिखते हैं, जैसे एक अपन यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अपन डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलरली मेरे पास एक जीनोटाइप है ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर पेरेंट के पास है ये जीनोटाइप है, अगर मान लो पेरेंट के पास, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि ये जो ए जीन है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा इस कैपिटल बी के साथ, फिर ये एक गमेट बना लेगा, फिर ये कैपिटल ए इस इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा स्मॉल बी के साथ। तो क्या होंगे, यहाँ पे 4 गमेट बनेंगे। कैसे 4 गमेट बनेंगे, सबसे पहले कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर एक गमेट बनाएगा। सेकंड कंडीशन क्या, ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर दूसरा गमेट बनाएगा। थर्ड गमेट कैसे बनेगा, तो ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ असॉर्ट होगा, और फोर्थ कंडीशन कैसे होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ असॉर्ट होगा। तो ये 4 अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। तो क्या था थर्ड पॉइंट मेंडल का, कि फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट देमसेल्फ, मतलब फैक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। उसी तरीके से सटन और बोवरी ने भी बताया था कि क्रोमोसोम्स also assort independently assort themselves
assort themselves। तो इसको भी समझते अपन, जैसे मान लो ये एक होमोलॉगस पेयर है जिसमें मान लो एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब मान लो ए जीन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एक स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है, तो गमेट फॉर्मेशन वक्त क्या होता है, तो ये वाला ए जीन जो है इंडिपेंडेंटली एक गमेट में चल जाता है और ये वाला ए जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली दूसरे गमेट में चल जाता है। उसी तरीके से अगर मान लो एक और होमोलॉगस पेयर है और इस होमोलॉगस पेयर में मान लो यहाँ पे कैपिटल बी जीन है और यहाँ पे स्मॉल बी जीन है, तो गमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होगा, ये कैपिटल बी जीन एक तरफ इंडिपेंडेंटली चले जाएगा एक गमेट में और ये स्मॉल बी जीन एक तरफ इंडिपेंडेंटली चले जाएगा दूसरे गमेट में। तो ये था सटन और बोवरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो एग्जैक्टली या फिर अपन बोल सकते हैं जो बिल्कुल मैच कर रहा था, जो किसने दिया था, मेंडल ने जो दिया था, उसकी जो थ्योरीज दी थी उससे मैच कर रहा था। किस तरीके से मैच कर रहा था, तो पहली चीज मैच हुई है कि दोनों पेयर में रहते हैं, फैक्टर्स जीन्स पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, फैक्टर्स सेपरेट होते हैं गमेट फॉर्मेशन के वक्त, तो उधर अपन ने देखा कि क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं गमेट फॉर्मेशन के वक्त, और यहाँ पे देखा है लास्ट में कि फैक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और उसी तरीके से क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। और यहाँ पे अपन ने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।